हाय एवरीवन। आज हम लोग का डिमांड का सेकंड क्लास है। आई होप आप सभी ने फर्स्ट क्लास किया होगा। अगर आप लोगों ने किसी ने मिस कर दिया फर्स्ट क्लास तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाए पहले फर्स्ट क्लास कर ले, देन ये सेकंड क्लास करने के लिए आए, तो इससे आपको हेल्प होगा स्टडी में। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का क्लास है, आज हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड का, जहां हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड डिमांड कर्व का स्केड्यूल और उसका कर्व। मैंने पहले से तैयारी करके रख ली है थोड़ा सा, ताकि हम लोग आपका टाइम बचे। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। अगर तुम लोग फर्स्ट क्लास किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, वहां हम लोग पढ़े थे डिमांड के बारे में, जहां बताए थे डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर। उसके साथ और भी कुछ कंडीशंस होता है, बट जनरली डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर होता है। कुछ ऐसा चीज होता है जो जिसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, और वो इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड उस पर डिपेंड करता है, और उस चीज के बारे में हम कल पढ़े थे, जहां पे हम बताए थे डिमांड इज इक्वल डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, taste and preference, then future expectations and populations, fashion, ये सब चीज उसमें पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जहां लॉ ऑफ डिमांड में भी हम लोग को यही बताया जाएगा कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड में जनरली हम लोग को यही पढ़ना होता है कि प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन होता है। तो कल ही आप लोग को बताए थे, एक एग्जांपल के तौर पे दिए थे कि प्राइस और डिमांड में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। अगर वाइफ बोलेगी ऊपर जाने तो हस्बैंड बोलेगा नहीं नीचे जाएंगे। मतलब भैया ये कि अगर P ऑफ X ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो D ऑफ X डाउन की तरफ फॉल करेगा। मतलब ये कि प्राइस अगर बढ़ता है तो हम किसी चीज का डिमांड को कम कर देते हैं, और प्राइस अगर घटता है तो हम उस चीज का डिमांड को उस प्रोडक्ट का डिमांड को बढ़ा देते हैं। मतलब देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, इसी चीज को बेस में रख के लॉ ऑफ डिमांड लिखा गया है। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग को ये पढ़ने मिलता है कि कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, यही बोला जाता है। अगर उसको इंग्लिश में बोले, पूरा लॉ जैसे है वैसे बोले तो डिमांड विल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, इफ price increases then demand will fall, and if price falls then demand will increases. अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, आप इसको आखिर में भी लिख सकते हैं, आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, बट लिखना बहुत जरूरी है। बिना अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट लिखे आपका लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आप लोग को। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट को हम लोग सेटेरस पेरिबस भी बोलते हैं, जो हम यहाँ लिख के रखे हैं। ये एजम्पशन में फिर पढ़ने मिलेगा, बट अभी आपको बता दे रहे हैं। तो अगर आप सेटेरस पेरिबस यूज करके लॉ ऑफ डिमांड को बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डिमांड इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विथ अ इंक्रीज इन प्राइस, कॉमा सेटेरस पेरिबस। यहाँ इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, जो आपका कॉपी चेक करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। एक बार फिर बोल देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डिमांड इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विथ अ इंक्रीज इन प्राइस। Ceteris paribus means other things remains constant। भैया ये other things क्या होता है, ये कौन सा other things है जो आप बार बार बोले other things remains constant, other things remains constant। याद करो पहला क्लास जहां पे हम ये बताए थे कि डिमांड प्राइस के अलावा और कुछ चीजों से भी चेंज होता है, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये इनकम को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहेगा, सोचो अगर प्राइस बढ़ गया और साथ ही साथ मेरा इनकम भी बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ मेरा इनकम भी बढ़ रहा है, तो हम क्या डिमांड कम करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी चीज का फॉर एग्जांपल मार्केट का प्राइस 10 से 12 रुपए हो गया, मेरे को हम उसको नहीं लेने वाले थे, बट उसी समय मेरा बॉस का फोन आ गया, बॉस बोला तुम्हारा इनकम 200 रुपए से बढ़ा दे रहे हैं। अब तो हम उसको खुशी खुशी बोलेंगे एक काम कर 2 मार्केट दे दे, मेरा सैलरी 200 रुपए से बढ़ा है। क्यों? बोले भैया प्राइस तो ज्यादा है, आपको कम लेना चाहिए था। बोले हाँ पता है, बट मेरा इनकम भी बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग को सारा चीज कांस्टेंट रखना पड़ता है, अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, प्राइस किसका भैया? अगर इस प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं तो इसका प्राइस के अलावा और कोई भी चीज वेरी नहीं करेगा, वो सब कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इसका प्राइस वेरी करेगा, एंड इसके प्राइस के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे इसका डिमांड को। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट में वो सब कुछ आ जाता है प्राइस को छोड़ के। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉर बोथ गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फैशन, ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, कुछ में चेंजेस नहीं आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस करेंगे एंड उसके बेसिस में डिमांड को पढ़ने का कोशिश करेंगे। यही लॉ ऑफ डिमांड का मोटो है।
तो कोई भी हमको पता है, कोई भी लॉ पढ़ने से पहले भैया हमको उसके एजम्पशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। बाबू इसका एजम्पशंस यही है, यही इसका एजम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन यही है, अदर सेटरस पेरिबस। अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट तुम समझ गए तो यही उसका एजम्पशंस है। अब तुम बुक में देखोगे तो बहुत जगह पे ना एजम्पशंस पे लिखा रहेगा ऑल अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस को छोड़कर सारा का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ऑल अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, तुमको ये पढ़ने को मिलेगा। वो ऑल अदर फैक्टर्स में तुम फिर अगर किसी बुक में देखोगे तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, उसके नीचे में सारा टॉपिक दे दिया, लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेंस कांस्टेंट, पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं वो फैशन रिमेंस कांस्टेंट, ऑल दिस थिंग्स, ये सब लिखा रहेगा। इन शॉर्ट इसको ये भी बोल सकते हैं ऑल अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट। इससे भी कंप्लीट हो सकता है, बट एग्जाम में लिखेंगे हम पूरा, वरना नंबर नहीं मिलेगा पूरा। ठीक है, आते बढ़ते आगे की तरफ। तो एजम्पशंस हो गया, पढ़ लिया हम लोग, लॉ तो बता ही दिए थे। अब आते हैं स्केड्यूल एंड कर्व की तरफ। तो स्केड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? स्केड्यूल में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, वही पति पत्नी वाला रिलेशन, एक ऊपर जाकर देख नीचे आएगा। कैसे पढ़ेंगे? देखो स्केड्यूल में बना के रखा हूं पहले से, यहां तुम लोग फोकस करो, देख सकते हो प्राइस जो है वो 10, 20 एंड 30, मतलब प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। प्राइस इंक्रीज करने की वजह से ना डिमांड देखो पहले 35 था, फिर 25 हुआ, फिर 15 हो गया, डिमांड धीरे धीरे घटने लग गया। एग्जांपल लेके चलते हैं, जब प्राइस 10 रुपए था ना तो हम 35 चॉकलेट खाते थे, 35 चॉकलेट आई यूज्ड टू ईट। सर देख के लगी रहा, 35 चॉकलेट हम तब खाते थे जब प्राइस इसका 10 रुपए था। जैसे 20 रुपए हो गया ना, हम बोले नहीं इतना नहीं खाएंगे, अब कम खाएंगे, तो 25 खा रहे थे, 10 हम कम कर दिए। और जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा ना तो हम और 10 पीस खाना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि उनको पता है अब इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वी नीड टू फॉल इट डिमांड, मीन्स हमको इसका डिमांड घटा देना पड़ेगा। ठीक है, समझेंगे इस चीज को और डिटेल में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जब हम लोग कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10, 20, 30 मींस प्राइस इंक्रीज किया, वैसे ही डिमांड फॉल कर गया, 35, 25, 15। द सेम चीज व्हेन वी प्लॉट द डिमांड शेड्यूल इनटू डिमांड कर्व, वी विल सी द सेम थिंग। ठीक है, जो शेड्यूल में दिख रहा है वही डिमांड में दिख रहा है। इसीलिए अगर कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व, तुम क्लियरली बोल सकते हो भैया डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब यही कि डिमांड कर्व कुछ नहीं है, शेड्यूल को ग्राफ में दिखा दिया, वही हो गया डिमांड कर्व। अच्छा कैसे? आइए देखते कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ पे 10 है। अच्छा ग्राफ कैसे बनता है वो पता, कर्व कैसे बनता है वो बताते हैं। कर्व हमेशा एक एंगल में बनता है जिसका ऊपर भी एरो और नीचे भी एरो, ये जरूरी होता है, इसे मान के चलते हैं कि कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है। इस एक्सिस में हम लोग प्लॉट की है प्राइस को, P लिखा हुआ है, और इस एक्सिस में प्लॉट की हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस था 10, 20, 30, तो मैंने प्लॉट कर दिया 10, 20, 30। डिमांड है 35, 25, 15, तो मैंने प्लॉट कर दिया 35, 25, 15। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो 15 पहले आ रहा है, 35 लास्ट में आ रहा है। अब पहला चेक करेंगे 10 और 35। 10 कहाँ आ रहा है? यहाँ। 35 कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो सबसे पहला डिमांड कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा, इस जगह पे करीब करीब आएगा, जो 10 और 35 को कनेक्ट करेगा। सेकंड कहां आएगा? 20 के साथ 25, 20 से 25 करीब करीब यहां पर आएगा वो। एंड नेक्स्ट कहां आ रहा है? 30 के साथ 15, मींस वो करीब करीब यहां पर आएगा। ठीक है, ये रहा 15 का लाइन और ये रहा 30 का लाइन। व्हेन वी जॉइन दिस लाइन, जब हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तब हम लोग को मिल जाएगा डिमांड कर्व। तो हम लोग क्या मिल जाएगा? डिमांड कर्व। इसका मतलब डिमांड कर्व देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बताया था तुम लोगों को, उल्टा रिलेशन होता है, मतलब मींस हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वही हस्बैंड ऊपर जाएगा तो वाइफ नीचे जाएगी, वो वाला रिलेशन। अब अगर किसी रिलेशन में इनवर्स कंसेंट होता है, मतलब अगर एक बोल रहा है आगे चलो, दूसरा बोला पीछे जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। इस वजह से ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए रिलेशनशिप स्टेटस भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बढ़ते आगे की तरफ, तो ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका और भी रीजंस होता है व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हम किसी और वीडियो में कवर कर देंगे, बट आज के लिए ये समझ के रखिए कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और डिमांड कर्व, अच्छा ये डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल।
और पूछेगा व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, तो क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। मतलब दोनों एक दूसरे से तो रिलेटेड है, इसको यहां प्लॉट किया और इसको यहां दिखा रहे हैं। तो ये पूछेगा तो बोल देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ये पूछेगा तो बोल देंगे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। सिंपल, ठीक है। अब जो ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे हम ये पढ़े कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है भैया। बट जनरली बहुत सा ऐसा केसेस है जहां पे प्राइस बढ़ने पर डिमांड नहीं घटता है। वो सारा चीज हम लोग कहां पढ़ेंगे, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में, जो कि हम 1 मिनट पर कवर करते हैं।